आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले है हमारी डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एट द कोर्ट ऑफ लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत दे रखी है। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है उसमें एग्रीमेंट और एक होता है उसमें इन्फोर्सिबिलिटी। ठीक है। तो जो कोई भी एग्रीमेंट या प्रॉमिस जो कि हम कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स कर सकते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ए ने बी को बोला कि मैं अपनी बाइक, आई विल सेल यू माई बाइक फॉर ₹70,000 टू यू। ठीक है। बी ने बोला ठीक है, मैं परचेज करूंगा तुमसे 70,000 में तुम्हारी बाइक। ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। सबसे पहले तो ये एग्रीमेंट बना क्योंकि इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस है। फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? सपोज अगर ए ने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है मैं अपनी बाइक तुम्हें सेल करूंगा, और बी ने बोला कि ठीक है आई परचेज इट फ्रॉम यू, और बाद में सपोज ए ने मना कर दिया कि ठीक है मैं नहीं बेचूंगा तुमको, या फिर बी ने बाइक लेने के बाद उसको पेमेंट नहीं करी, ए को पेमेंट करने से वो रिफ्यूज कर देता है, तो उस केस में जो ए है वो कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है कि हाँ भाई मैंने इसको अपनी बाइक बेची है, अब इससे मेरी पेमेंट मुझे दिलवाओ। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, मींस आप उसे कोर्ट में लेके जा सकते हो। अब हर कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए ने सपोज बी को बोला कि मैं तुम्हें, तुम आज मेरे घर में डिनर करने आना, डिनर के लिए उसने इनविटेशन दी, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन किसी कारण की वजह से बी नहीं आ पाया उसके घर में डिनर पे। तो उस केस में ए कोर्ट में नहीं जा सकता कि हाँ भाई मैंने इसको डिनर के लिए बुलाया था, ये भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ये नहीं आया। तो वो उसे स्यू नहीं कर सकता कॉम्पनसेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें एग्रीमेंट तो था, ठीक है, लेकिन उसमें उन दोनों की कभी भी इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशन बनाने की। वो एक सोशल ऑब्लिगेशन बना रहे थे, सोशली सोशल ऑब्लिगेशन थी। तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट रह जाता है। ये चीज आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगी जब हम आगे मूव आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के हमारे टू एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है ऑफर और एक्सेप्टेंस, जिसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं मिला के। सेकेंड इज इन्फोर्सिबिलिटी। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट मींस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट तभी क्रिएट होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, तभी तो एग्रीमेंट बनता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए ऑफर्स टू सेल हिज बाइक फॉर बी फॉर ₹70,000 एंड बी एक्सेप्ट द ऑफर। ए ने बोला कि मैं अपनी बाइक तुम्हें 70,000 में सेल करूंगा, और बी ने कहा कि ठीक है मैं उसे खरीदूंगा, वो एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर को। तो ये एग्रीमेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी की तरफ से ऑफर हुआ है और दूसरी पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस हुई है। ठीक है। एक चीज याद रखना, कभी भी एग्रीमेंट में एक बंदा खुद ही को ऑफर देके खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, जो एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करे। तो ये हो गया है एग्रीमेंट। क्लियर? ये फर्स्ट कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की कि एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, जिसमें एक पार्टी की तरफ से ऑफर हो और दूसरी पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस हो। ठीक है। अब है अ प्रपोजल और ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। कोई भी प्रपोजल या ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है। तो यहां पे जब बी ने एक्सेप्ट करा ऑफर तो वो प्रॉमिस बन गया। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। मींस आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इन्फोर्स कर सकते हैं इनकेस अगर दोनों में से कोई भी पार्टी, लॉ में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए ब्रीच वर्ड यूज होता है कि अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, ब्रीच मतलब तोड़ती है, तो उस केस में दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकती है। इफ एन एग्रीमेंट क्रिएट्स एनी लीगल ऑब्लिगेशन देन एग्रीमेंट इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर कोई भी एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, मींस आप उसे कोर्ट में लेके जा सकते हो। तो कोई भी एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट, उस एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है। और
उसे हम कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही वाली एग्जाम्पल लेंगे हम, ऊपर वाली ही, बाइक वाली ही। ठीक है, ए ने बी को बाइक सेल कर दी, सपोज 70,000 किसने दे दी, लेकिन बी ने क्या करा, बी ने बाइक लेने के बाद पेमेंट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो उस केस में अब ए क्या करेगा, सो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ए क्या करेगा, उसको कोर्ट में लेके जाएगा, वो बी को स्यू कर देगा कोर्ट में कि मैंने इसको अपनी बाइक सेल करी है, अब इसको बोलो मुझे मेरी पेमेंट करे। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमारी दो कंडीशंस कौन सी होती है, एक होती है एग्रीमेंट, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, एक होता है एग्रीमेंट और सेकंड होता है एनफोर्सेबिलिटी। जब ये दो चीजें होंगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो सिंपल एक एग्रीमेंट ही रह जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना बहुत जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज वो नहीं है। सबसे पहला है हमारा एग्रीमेंट। अब मैंने अभी आपको समझाया है कि एग्रीमेंट होता है, सबसे पहली कंडीशन होती है एग्रीमेंट। एक पार्टी की तरफ से ऑफर होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा ना। तो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में हमने क्या पढ़ा है अभी तक, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक पार्टी की तरफ से ऑफर होगा, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी, और देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो पार्टीज होना बहुत जरूरी है, एक इंसान खुद ही को ऑफर नहीं दे सकता है। क्लियर। एन ऑफर शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर। ऑफर जो है वो बहुत ज्यादा डेफिनेट और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपनी 2 कार्स में से एक कार बेचूंगा 70,000 में, तो ये क्लियर ऑफर नहीं है, क्योंकि बी को नहीं पता ये कौन सी कार मुझे सेल करने वाला है। ठीक है ना, तो इट शुड बी क्लियर। आप ऑफर जिस चीज के रिगार्डिंग दे रहे हो, आप उसके रिगार्डिंग क्लियर और डेफिनेट होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑफर शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। ठीक है, ऑफर शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। ऑफर जो है वो क्लियरली कम्युनिकेट हुआ हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मन ही मन में सोच रहे हो कि मैं बी को बेचूंगा, लेकिन आपने बी को ऑफर नहीं दिया। ठीक है, तो वो एक एग्रीमेंट नहीं हुआ। एग्रीमेंट तभी होगा जब आप दूसरी पार्टी को जाके कम्युनिकेट करोगे। क्लियर, कि हाँ भाई मैं तुम्हें सेल करना चाहता हूँ। ऑफर शुड बी अनकंडीशनल। वो एक अनकंडीशनल ऑफर होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब होता है, सपोज अगर हम कहें कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सेल करूंगा, तो ये एक ऑफर नहीं हुआ, एक वैलिड ऑफर नहीं हुआ, क्योंकि वो एक अनकंडीशनल होना चाहिए, उसके साथ कोई भी कंडीशन जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहली एसेंशियल कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की, कि एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। और सेकंड है हमारी इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, मींस क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। आपका मकसद होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का कि आप एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि हमने ऊपर बाइक वाली एग्जांपल करी थी। ठीक है, तो लेकिन अगर आपकी मकसद जो है वो सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। मतलब उसमें एग्रीमेंट तो होगा, लेकिन उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होगी। आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी कि पी ने क्यू को डिनर पे इनवाइट करा, क्यू ने एक्सेप्ट करी इनविटेशन। इफ क्यू डजंट कम देन पी कांट स्यू हिम एज इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, अगर क्यू नहीं आता है डिनर पार्टी पे, तो पी जो है वो कोर्ट में नहीं लेके जा सकता क्यू को कि मैंने इसे बुलाया था और ये मेरे घर में डिनर में नहीं आया, मेरा सारा सामान वेस्ट हो गया, मुझे कॉम्पनसेशन दो। ठीक है, क्योंकि उनकी कभी भी इंटेंशन, उनका मकसद कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है, एवरी पर्सन इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मींस जो बंदा ऑफर दे रहा है और जो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, वो दोनों केपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हर बंदा केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, अगर वो मेजर है। मेजर मींस अगर वो 18 साल से ऊपर है। इफ इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसे कोई भी लुनेंसी नहीं है, उसे कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। उसे लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो कि हाँ भाई आप इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम कहेंगे कि बंदा जो है उसके अंदर कैपेसिटी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
ए अ माइनर, माइनर कौन होता है? जो 18 साल से नीचे होता है, क्योंकि 18 साल से ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो वो मेजर बन जाता है। ठीक है, ए अ माइनर बोरो 2000 फ्रॉम बी, ए ने बी से 2000 रुपए उधार लिए, बी को नहीं पता था कि वो माइनर है। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सो बी कांट रिकवर हिज मनी फ्रॉम द माइनर, अगर बी ने उसे पैसे दे दिए तो बाद में बी उसे कोर्ट में नहीं लेके जा सकता कि इसे बोलो मैंने इसे अपनी पेमेंट, मैंने इसे 2000 दिए हैं, इसे बोलो मुझे वापस करे, क्योंकि कोर्ट कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट आप माइनर के साथ नहीं कर सकते हो, अगर आप करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, वो वैलिड नहीं होता है, तो बी अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकता। हाँ, अगर माइनर अपनी मर्जी से देना चाहे वापस तो वो दे सकता है, लेकिन आप उसे कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कोर्ट ये कहेगा कि अब जिसने कॉन्ट्रैक्ट करा है वो तो मेजर है, वो तो केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन जिसके साथ किया है वो माइनर है, चाहे आपको पता है चाहे आपको नहीं पता है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज जो है वो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि जब दो लोग किसी एक चीज पे एक ही सेंस में अग्री करें। फ्री कंसेंट मीन्स व्हेन बोथ पीपल एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम वे और सेम सेंस। ठीक है, दोनों लोग एक ही चीज पे एक ही तरीके से एग्री करिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो कॉन्सेंट एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट में, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का कंसेंट फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स ने थ्रेटन किया टू किल वाई इफ ही डज नॉट सेल हिज बाइक टू एक्स, सो हियर कंसेंट ऑफ वाई इज नॉट फ्री, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। एक्स ने वाई को थ्रेटन करा, धमकी दी कि अगर तुम मुझे अपनी बाइक नहीं बेचोगे तो मैं अब तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, तो वाई ने अब मरना तो कोई नहीं चाहता, तो वाई ने डर के मारे कह दिया कि ठीक है, आई विल सेल यू माई बाइक। ठीक है, तो उस केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वाई है उसका कंसेंट फ्री नहीं है, उसे जबरदस्ती धमकी देकर ही वो काम कराया गया है। ठीक है बच्चे, इस पे आगे जाके हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है। ठीक है, फ्री कंसेंट पे ये जितने टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं इन सब पे एक एक पूरा पूरा चैप्टर्स है, तो मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बेटा, तो समझ आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए दोनों पार्टीज का कंसेंट फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, कुछ देने के बदले में कुछ लेना। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी हो सकता है जब आप कुछ देने के बदले में कुछ लेते हो। ठीक है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होती है वो वैलिड नहीं होता है। सपोज अगर आपने ए को उसकी बर्थडे पार्टी पे गिफ्ट दिया, ठीक है, अब आपका बर्थडे आया, ठीक है, तो बी जो है वो आपके लिए गिफ्ट नहीं लेके आया आपकी बर्थडे पार्टी पे, तो आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते बी को कि भाई मैंने इसको अपने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था लेकिन इसने नहीं दिया। ठीक है, तो इस केस में कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसमें कंसिडरेशन मिसिंग है, क्योंकि एक ने तो बर्थडे गिफ्ट दिया लेकिन दूसरे की तरफ से उसे नहीं आया है। ठीक है, तो बट एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, क्योंकि इसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का उनका मकसद नहीं था, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन लीगल लॉफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता है। ठीक है, सो कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। कंसिडरेशन वैलिड तभी होती है जब उसे कोर्ट ने फॉरबिड ना किया हो, कोर्ट ने उसे मना ना किया हो। या फिर नेक्स्ट इज कंसिडरेशन इज नॉट फ्रॉडुलेंट। कंसिडरेशन इज नॉट फ्रॉडुलेंट, कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरी पार्टी को फ्रॉड दे कर रहे हो। इट डज नॉट इन्वॉल्व इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, की मीन्स आप कुछ इस तरीके की कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए जिससे आप दूसरे की प्रॉपर्टी को या फिर किसी दूसरे पर्सन को इंजरी कर रहे हो, मतलब उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 10,000 रुपीज दूंगा, तुम सी को मार दो या फिर तुम सी की पिटाई कर दो। ठीक है, तो इसमें जो कंसिडरेशन है वो इलॉफुल नहीं है, वो इलीगल कंसिडरेशन है, क्योंकि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो किसी दूसरे की पिटाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप किसी दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो उस केस में वो जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कंसिडरेशन एग्जांपल के हेल्प से कि होती क्या है। एक्स प्रॉमिसेस टू सेल हिज बाइक, वही वाली कि एक्स ने अपनी बाइक वाई को सेल करने के लिए
ऑफर दिया 2,000 रुपीज के लिए, सपोज नॉट इट्स नॉट 2,000, 70,000. वाई एक्सेप्ट द ऑफर हियर, कंसिडरेशन फॉर, तो हेयर कंसिडरेशन फॉर एक्स, एक्स के लिए कंसिडरेशन क्या है, एक्स को बदले में क्या मिलेगा, एक्स को बदले में 70,000 मिल जाएंगे क्योंकि वो अपनी बाइक वाई को सेल कर रहा है, और वाई को बदले में क्या मिलेगा, वाई को बदले में बाइक मिलेगी. ठीक है, तो एक ने पैसे दिए और दूसरे ने बाइक ली, तो दोनों की तरफ से कंसिडरेशन मूव हुई है. और हाँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन लॉफुल और लीगल होनी बहुत जरूरी है. अब नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट. लॉ की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मकसद, मतलब मोटिव. ठीक है, कि आप जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपका जो पर्पस है, वो जो आपका मकसद है, वो लॉफुल होना चाहिए. अगर वो लॉफुल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा. ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड लॉफुल इफ इट इज नॉट, अगर वो नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट में, ठीक है, कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसे कोर्ट ने फॉरबिडन कर रखा है, कोर्ट ने मना कर रखा है, कुछ ऐसा हम काम कर रहे हैं जो कि कोर्ट की तरफ से हमें मनाही, अगर हम करेंगे तो वो पनिशमेंट, जैसे कि स्मगलिंग ऑफ गुड्स, नॉट फ्रॉडुलेंट. ठीक है, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कोई भी आपका मकसद से दूसरे बंदे को फ्रॉड करने का नहीं होना चाहिए. इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व और इम्प्लॉइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर. ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए जिसमें आप दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को या उस पर्सन को इंजरी कर रहे हो. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो एक एक्स जो है वो वाई को पैसे दे रहा है सी की पिटाई करने के लिए, तो उस केस में आप दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचा रहे हो, मीन्स आपका मकसद क्या है कि उसकी पिटाई हो जाए. तो ये क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है. इफ इट इज इमोरल, कुछ ऐसा काम करने को कह रहे हो जो कि मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट है, या फिर नॉट अपोज टू पब्लिक प्रॉपर्टी. ठीक है, कोई ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए जो पब्लिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो. ठीक है, अब आ जाओ. For example, X and Y entered into contract for the division of gains among acquired by fraudulent means. Object is not lawful. X और Y ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा. किस पर्पस के लिए? उनका पर्पस क्या था? उन्होंने कोई फ्रॉड से कोई पैसे कमाए थे और वो उसको आधा आधा करना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा कि ठीक है, इतना मैं ले लूंगा, इतना तुम ले लेना. ठीक है, लेकिन उन्होंने पैसे कमाए कैसे थे? फ्रॉडुलेंट मीन से. ठीक है, तो इट मीन उनका मकसद क्या था? किसी को फ्रॉड किया उन्होंने. ठीक है, तो उस केस में जो वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है. क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाओ, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि वॉइड डिक्लेयर होता है. हम आगे पढ़ेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट्स कौन कौन से होते हैं. वॉइड का मतलब होता है कि शुरू से ही वो कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं, उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट. जैसे माइनर के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपकी नजर में तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको लग रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो कभी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, क्योंकि माइनर जो होता है वो केपेबल ही नहीं होता है एग्रीमेंट करने के लिए. ठीक है, तो जो सेक्शन 24 से लेके 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैव लेड डाउन द एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. ठीक है, तो सेक्शन 24 से लेके 30 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रखे हैं कि कौन कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वॉइड होते हैं. ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें जो वॉइड हो, तो वो कभी भी वैलिड नहीं हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट बाय माइनर्स, मैंने अभी बताया आपको कि माइनर के साथ अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड होता है, वो वैलिड कभी नहीं हो सकता. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई इंसान जिसका दिमाग खराब है या फिर जो इंसान जो मेंटली अपसेट है, अगर आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एग्रीमेंट शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर. एग्रीमेंट जो है वो हमारा डेफिनेट और क्लियर होना चाहिए. जैसे मैंने बताया था कि ए के पास दो गाड़ियां हैं और वो बी को एक कार सेल करना चाह रहा है, लेकिन उसने बताया नहीं, उसने कहा कि हाँ मेरे पास 2 कार्स है, उसमें से मैं एक तुम्हें बेच दूंगा. अब बी को नहीं पता कि वो कौन सी कार मुझे बेचना चाह रहा है, क्या वो मुझे सेंट्रो बेचना चाह रहा है या फिर मुझे मारुति बेचना चाह रहा है, मारुति 800 बेचना चाह रहा है. ठीक है, तो इसमें जो ऑफर है वो डेफिनेट और क्लियर नहीं है. तो ऑफर डेफिनेट और क्लियर होना चाहिए, जिसमें वैल्यू भी क्लियर होनी चाहिए, जो चीज आप बेच रहे हो वो भी क्लियर होना चाहिए. अदरवाइज वो ऑफर जो है वो अदरवाइज वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. एग्रीमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का होना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल हो. ऐसा नहीं है कि आपने बोला, ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें चांद में जमीन दिला दूंगा, मतलब मून में लैंड दिला दूंगा फॉर ₹1 करोड़.
बी ने बोला ठीक है, आई एक्सेप्ट द ऑफर। ठीक है, तो इस केस में परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हारे डेड डेड मतलब बी के किसी रिश्तेदार, किसी रिलेटिव सी की डेथ हो गई है, तो ए ने बोला कि मुझे तुम इतने पैसे दो, मैं इस सी को जिंदा कर दूंगा वापस से। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, एक मरे हुए इंसान को आप जिंदा नहीं कर सकते हो। तो उसमें जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होती है। देन नेक्स्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज होना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटर्न दोनों वैलिड होते हैं, लेकिन अगर आप उसे कोर्ट में इन्फोर्स करना चाहते हो तो वो रिटर्न होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप नहीं तो कोर्ट में ये प्रूफ कैसे करोगे कि इसने मेरे साथ अग्रीमेंट करा है। ठीक है ना, अगर आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये तो साफ के साफ मुकर जाएगा कि भाई मैंने तो कभी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा। तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी आप कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, वैसे दोनों वैलिड होते हैं, लेकिन बेटर है कि आप रिटर्न में करो, ताकि अगर इन केस अगर आपको कोर्ट में जाना पड़े तो आप उसे दिखा